बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वायरस। सबसे पहले आउटलाइन देख लेते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, रेप्लिकेशन और कल्टीवेशन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वायरस बेसिकली क्या है और उसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे, साइज एंड शेप के हवाले से बात करेंगे। और क्लासिफिकेशन में हम वायरस की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और फिर रेप्लिकेशन और कल्टीवेशन ये डिस्कस करेंगे, किस तरह वायरस जो है वो रेप्लिकेट होता है और कल्टीवेशन किस तरह होगी। तो ये मेजर जो सब टॉपिक्स हैं वो यही हम कवर करेंगे, इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, रेप्लिकेशन और कल्टीवेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। व्हाट आर वायरसेस? Viruses are infectious agents that are too small and that are not cells. Infectious agents means infection cause करते हैं ये, और साइज के हवाले से देखा जाए तो इनका जो साइज है वो बहुत ही छोटा होता है। अगर हम इसको बैक्टीरिया से कंपेयर करें तो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है इसका साइज। तो यही लिखा हुआ है, वायरसेस आर इन्फेक्शियस एजेंट्स दैट आर टू स्मॉल एंड दैट आर नॉट सेल्स। सेल्स नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि ये जब किसी होस्ट सेल को इन्फेक्ट करते हैं वहाँ जाके जो है होस्ट के सेल से जो है वो मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इटसेल्फ ये रेप्लिकेट नहीं हो सकते, so they are not cells. They have no cell nucleus, organelles or cytoplasm. सेल न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं होते, साइटोप्लाज्म नहीं होता। When they invade susceptible host cells, viruses display some properties of living organism and so appear to be on the borderline between living and non-living. इसीलिए हम इसको बॉर्डर लाइन कह रहे हैं कि पहले तो अपने बेस पे तो ये कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जैसे ही ये ससेप्टेबल होस्ट सेल को इन्वेड करेगा वहां जाके होस्ट का जो सेल होगा उसको यूज करके जो है वो मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि बॉर्डर लाइन कहा जाता है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। Virus can replicate or multiply only inside a living host cell. मीन्स के वायरस की रेप्लिकेशन के लिए कोई भी लिविंग होस्ट सेल जरूरी है। लिविंग होस्ट सेल की वजह से ही जो है वायरस जो है वो रेप्लिकेट कर सकता है, उसके अलावा नहीं कर सकता। Viral replication requires that a virus particle infect a cell and program the host cell's machinery to synthesize the components required for the assembly of new virus particles. वायरस की रेप्लिकेशन के लिए जैसे पहले भी ये पॉइंट डिस्कस हुआ कि होस्ट सेल लिविंग होस्ट सेल का होना ज़रूरी है। वहाँ जाके अब जो होस्ट का सेल होगा उस सेल की जो सारा मैकेनिज्म होगा होस्ट का सेल का, तो वो वहाँ जो मशीनरी है उसका जो प्रोग्राम है वो यूज़ करेगा, उसका मतलब वहाँ से फ़ायदा लेके और मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करेगा। जितने भी न्यू वायरस पार्टिकल्स बनेंगे वो लिविंग होस्ट सेल से ही बनेंगे। मीन्स जो रेप्लिकेशन हो रही है वो होस्ट सेल से ही हो रही है। तो वायरल रेप्लिकेशन रिक्वायर्स दैट अ वायरस पार्टिकल इन्फेक्ट अ सेल, और ये तभी होगा जब वो सेल को इन्फेक्ट करेगा, एंड प्रोग्राम द होस्ट सेल मशीनरी to synthesize the components required for the assembly of new virus particles. रेप्लिकेशन ही तब होगी
जब वो किसी होस्ट के सेल को उसने इन्फेक्ट किया और फिर उसके सेल का जो प्रोग्राम है वो यूज करके न्यू वायरस पार्टिकल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे या उनकी रेप्लिकेशन। अच्छा, अब अगर हम डिफरेंस देख लें कि वायरस और उसको अगर हम कंपेयर करें प्रोकैरियोट्स या यूकैरियोट्स के साथ, तो मेजर डिफरेंस क्या है? वायरस डिफर फ्रॉम सेल्स इन इम्पॉर्टेंट वेज। ज़ाहिर है हम कह रहे हैं कि ये सेल तो नहीं है, तो फर्क क्या है? Prokaryotic and eukaryotic cells contains both DNA and RNA. Individual virus particles contain only one kind of nucleic acid, either DNA or RNA, but never both. Major difference यही है कि अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की या यूकैरियोट्स की, तो उनमें DNA और RNA दोनों प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर इंडिविजुअल वायरस पार्टिकल की बात की जाए, तो उनमें या तो डीएनए प्रेजेंट होगा, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो है वो एक ही काइंड होगी न्यूक्लिक एसिड की, चाहे वो या तो वो डीएनए होगी या आरएनए होगी, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। तो मेजर डिफरेंस यही है अगर हम कंपेयर करें वायरस को प्रोकैरियोट से या यूकैरियोट से। The infected cell may produce hundreds to thousands of new viruses and then usually dies. अब जाहिर है उसने इन्फेक्ट किया है होस्ट सेल को, इन्फेक्ट किया, और वो इन्फेक्टेड सेल जो है होस्ट का, उसने जो है वो 100 to 1000 जो है वो न्यू वायरस बनाना स्टार्ट किए। अब वो खुद जब न्यू वायरस बनाएगा, चाहे वो 100 to 1000 हो सकते हैं वो, तो वो खुद उस सेल की जो है वो डेथ होती रहती है। Tissue damage as a result of cell death accounts for the destructive effect seen in many viral diseases. जाहिर सी बात है, अगर वो सेल ऑलरेडी इन्फेक्टेड है और वो बहुत से वायरस पार्टिकल्स को जो है वो बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके बाद उस सेल की भी डेथ होती रहती है। और अगर सेल की ही डेथ हो रही है तो टिश्यू डैमेज होगा, और टिश्यू डैमेज जो है, जो ये इफेक्ट जो हमें नजर आते हैं, वो बहुत से वायरल डिजीज में हमें देखने को मिलते हैं। So tissue damage as a result of cell death accounts for the destructive effect seen in many viral diseases. अब हम बात करते हैं साइज की। साइज, whereas a bacterial cell like a staphylococcus might be 1000 nanometer in diameter. स्टेफिलोकोकस है जो बैक्टीरिया है, इसकी अगर हम साइज की बात करें तो इसका साइज जो है वो 1000 नैनोमीटर होता है डायमीटर में। अब अगर हम उसको कंपेयर करें वायरस से, द लार्जेस्ट आर orthopox virus which are about 240 nanometer by 300 nanometer। अगर हम वायरस की बात करें तो उसका जो लार्जेस्ट वायरस है, ठीक है, जो ग्रुप है ऑर्थोपॉक्स वायरस, उसका साइज ही 240 to 300 नैनोमीटर तक जाता है। ये लार्जेस्ट वायरस की बात हो रही है। जबकि हमने बैक्टीरिया की बात की थी, एग्जाम्पल जो हमने पढ़ी स्टेफिलोकोकस की, तो उसमें उसका साइज 1000 नैनोमीटर है। जबकि वायरस का लार्जेस्ट वायरस जो है वो है 240 to 300 नैनोमीटर। And the smallest, that is poliovirus, is only 28 nanometer in diameter। इसके अब इसकी जो साइज की बात करें, स्मॉलेस्ट अगर हम देखें, तो जो स्मॉलेस्ट वायरस है, जो पोलियो वायरस है, उसका साइज है 28 नैनोमीटर इन डायमीटर। They are mostly therefore beyond the limit of resolution of the light microscope and have to be visualized with the electron microscope। क्योंकि इसका साइज बहुत छोटा है, तो
इसको जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप में इजीली जो है वो आइडेंटिफाई नहीं किया जाएगा, तो उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं. शेप, although some viruses are variable in shape. शेप के हवाले से अगर हम बात करें तो वायरस के शेप्स जो हैं वो डिफर करते हैं, मीन्स के वेरिएशंस आती हैं उनके शेप में. Most viruses have a specific shape that is determined by the capsomeres or the envelope. अब ये कैप्सोमियर्स और एनवेलप की बात हो रही है, ये बेसिकली वायरस के कंपोनेंट्स हैं. मीन्स के बाद में अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी भी अभी इसमें, ये कंपोनेंट्स हैं वायरस के. तो जो शेप प्रोवाइड होगी, जो डिटरमाइन होगी, वो उन कैप्सोमियर या एनवेलप की वजह से होगी. मतलब जो वेरिएशंस आएंगी वो इनकी वजह से आएंगी. अब एग्जांपल देख लेते हैं शेप्स की. द टोबैको मोज़ेक वायरस इज अ हेलिकल वायरस. अब ये शेप की बात हो रही है. टोबैको मोज़ेक वायरस जो है उसका शेप है हेलिकल, जब हम उसको कह रहे हैं कि ये हेलिकल वायरस है. The picornaviruses and the human adenoviruses are polyhedral virus. अब ये ग्रुप है, अगर हम जब इसकी पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन तो उसमें पिकोर्ना वायरस भी आएगा. तो उनमें जो इनकी अगर शेप के हवाले से बात की जाए तो इनका शेप होगा पॉलीहेड्रल. और जब इन वायरसेस की बात की जाएगी तो उसमें टर्म यूज होगी पॉलीहेड्रल वायरसेस. तो इसका मतलब यही है कि वहाँ शेप की बात होगी. The picornaviruses and the human adenoviruses are polyhedral viruses. Some viruses have a bullet-shaped capsid. जैसे पहले बात की हेलिकल की, फिर हमने बात की पॉलीहेड्रल की. लेकिन कुछ वायरस ऐसे भी हैं जिनका जो शेप होगा वो बुलेट शेप्ड होगा. मीन्स उसका जो कैप्सिड होगा वो बुलेट शेप होगा, बुलेट शेप कैप्सिड. अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स, या अगर हम कह दें कि वायरस में कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. तो ये डायग्राम में भी शो हुआ है कि वायरल कंपोनेंट्स क्या क्या हैं. सबसे पहले है न्यूक्लिक एसिड, कैप्सिड, एनवेलप और स्पाइक्स. स्पाइक्स भी आपको नजर आ रहे होंगे. और जो कैप्सिड है कंपोज्ड ऑफ मेनी कैप्सोमियर्स. प्रोटीन यूनिट है ये. तो कैप्सिड जो है वो कैप्सोमियर से जो है वो मिलकर बनता है. इसीलिए वहाँ जब शेप की बात आई तो यही कैप्सोमियर वर्ड ही यूज हुआ. इसके डिटरमाइन करता है ये शेप को, कैप्सिड. और उसके अलावा न्यूक्लिक एसिड है. न्यूक्लिक एसिड आपको पहले ही बताया कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, या तो डीएनए है होगा या आरएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ नहीं हो सकते. अब आप देख रहे हैं कि न्यूक्लिक एसिड कोर है, ठीक है. उसके बाद जो है जो उसको सराउंड जो है वो कैप्सिड ने किया हुआ है. मीन्स के जो न्यूक्लिक एसिड है वो इंक्लोज्ड है कैप्सिड में. और फिर उसके बाद जो उसकी जो दूसरी लेयर आएगी वो होगा उसका एनवेलप. और उसके बाद आप देख रहे हैं स्पाइक्स हैं, ये प्रोजेक्शंस हैं और ये ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं. तो ये भी जो है वो प्रेजेंट होते हैं वायरस में. इनको हम कहते हैं स्पाइक्स. कंपोनेंट्स ऑफ वायरस. अब थोड़ा सी डिटेल देख लेते हैं कि इन तीनों का क्या क्या रोल है, या अगर स्पाइक्स की बात भी करें हम तो इनका फंक्शन क्या है. These components are nucleic acid core and a surrounding protein called a capsid. न्यूक्लिक एसिड कोर देखा था हमने, और जो सराउंडिंग में जो एक कोटिंग हुई थी वो कैप्सिड की थी. इसीलिए यहाँ लिखा गया है सराउंडिंग प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड. इसके जो न्यूक्लिक एसिड कोर है वो इंक्लोज्ड है कैप्सिड में. और इसी वजह से जो है कैप्सिड, एक तो शेप के हवाले से बात की कि वो डिटरमाइन होता है कैप्सिड से ही, और उसके अलावा इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है न्यूक्लिक एसिड. तो इसका फंक्शन ये भी है कि प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा, और उसके अलावा ये अटैचमेंट में भी काम आता है. अटैचमेंट ऑफ वायरस टू होस्ट सेल. ज़ाहिर है होस्ट सेल से अटैच होना है वायरस को, तो अटैचमेंट में भी जो है वो कैप्सिड काम आएगा. In addition, some viruses have a surrounding lipid bilayer membrane called an envelope.
ये आपने डायग्राम में भी देखा कि पहले न्यूक्लिक एसिड कोर था, उसको इनक्लोज्ड कैप्सिड ने किया था, और फिर एडिशन हुई थी एक और लेयर की सराउंडिंग में, वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन थी, इसको हम कहते हैं एनवलप। The composition of an envelope generally is determined by the viral nucleic acid and by the substance derived from host membranes. अब यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो ये कि वायरल न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट ही है, न्यूक्लिक एसिड है ही वायरस में। अब जो कंपोजिशन है तो उसमें न्यूक्लिक एसिड तो है ही, लेकिन बाकी जो सब्सटेंस जो आते हैं वो ड्राइव होते हैं होस्ट की मेम्ब्रेन से, वहां से ये और ये जो सब्सटेंस है वो ड्राइव किए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि वायरल न्यूक्लिक एसिड एंड बाय द सब्सटेंस ड्राइव फ्रॉम होस्ट मेम्ब्रेन। तो इनकी अगर सब्सटेंस की बात की जाए तो उसमें आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स मेक अप द मोस्ट एनवलप। कंपोजिशन में इसके आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मेकअप द एनवलप। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड अगर देखें, डिपेंडिंग ऑन द वायरस projections referred to as spikes may or may not extend from viral envelope. These surface projections are glycoproteins that serve to attach virions to specific receptor site on susceptible host cell surfaces. ये बात पहले भी हुई थी कि जो projections हैं उनको spikes कहा जाता है और ये glycoproteins होते हैं। अब इनका फंक्शन ये है कि ये स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट से जो है वो वायरस को अटैच करेगा, और रिसेप्टर साइट जो है वो होस्ट सेल के होंगे, ससेप्टेबल होस्ट सेल के। तो जो स्पाइक्स हैं उनका फंक्शन ये है कि ये अटैच करेगा वायरस को टू स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स ऑन ससेप्टेबल होस्ट सेल सरफेसेस। Viruses with only a nucleocapsid and no envelope are known as naked or non-envelope virus. जरूरी नहीं है कि एनवेलप हर वायरस में मौजूद हो, तो इसीलिए यहाँ पे दो टर्म्स होंगी। अगर वो वायरस उसमें एनवेलप है, कंप्लीट है उसमें, तो उसको हम वायरियन कहेंगे, लेकिन अगर उसमें एनवेलप है ही नहीं, जस्ट न्यूक्लियोकैप्सिड है, न्यूक्लियोकैप्सिड मींस के न्यूक्लिक एसिड कोर है और कैप्सिड प्रेजेंट है लेकिन एनवेलप प्रेजेंट नहीं, तो उसको हम कहते हैं नेकेड और नॉन एनवेलप वायरसेस। But a complete virus particle, including its envelope, if it has one, is called a virion. इसीलिए आगे जब हम एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो उसमें ये टर्म्स आएंगी, नॉन एनवेलप वायरस, वायरियन। तो वहाँ पे आप ये पहले ही क्लियर कर लीजिएगा माइंड में कि अगर नॉन एनवेलप की बात हो रही है तो उसका मतलब क्या है, और अगर वायरियन की बात हो रही है तो उसका क्या मतलब। तो अगर वायरस में एनवेलप प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम कहते हैं नेकेड और नॉन एनवेलप वायरस, और अगर कंप्लीट वायरस पार्टिकल है इंक्लूडिंग इट्स एनवेलप, सो इट इज कॉल्ड अ वायरियन। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। Virologists classified viruses by the type of host infected or by the type of host structure infected. क्लासिफिकेशन जो है इसकी जस्ट एक ही कैटेगरी से जो है वो नहीं बनेगी, वो डिपेंड करेगा कि किस फंक्शन या किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, या होस्ट जो है जो इन्फेक्टेड है वो कौन सा है, क्या वो प्लांट है या एनिमल है या बैक्टीरिया है इटसेल्फ। तो इसीलिए यहाँ पे बात हो रही है वायरोलॉजिस्ट क्लासिफाइड वायरसेस बाय द टाइप ऑफ होस्ट इन्फेक्टेड। ठीक है, तो होस्ट इन्फेक्टेड मींस होस्ट कौन है, क्या वो बैक्टीरिया है, एनिमल है, प्लांट। एक तो पॉइंट ये क्लियर हो गया। और बाय द टाइप ऑफ होस्ट स्ट्रक्चर इन्फेक्टेड, होस्ट की बात हो गई, इससे भी क्लासिफाई हो सकता है वायरस। और दूसरा है कि होस्ट का कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इन्फेक्टेड है,
तो उस बेस पे भी जो है वो वायरस की क्लासिफिकेशन होती है. Thus, viruses have been classified as bacterial viruses. अगर हम होस्ट इन्फेक्टेड की बात करें तो उसमें बैक्टीरियल वायरसेस जो होते हैं जो इन्फेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को, उनको हम कहते हैं बैक्टीरियोफेजेस. उसके अलावा प्लांट वायरसेस भी हैं और एनिमल वायरसेस भी हैं. मतलब ये अब होस्ट इन्फेक्टेड की बात हो रही है. अब होस्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं. जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इन्फेक्टेड होगा होस्ट का. एनिमल वायरसेस आर ग्रुप्ड बाय द टिश्यूज दे अटैक. मतलब कौन सा पार्ट जो है, कौन से टिश्यूज जो है वो अटैक कर रहे हैं किस पार्ट के. पहली टर्म है डर्मोट्रोपिक. डर्मोट्रोपिक इफ दे इन्फेक्टेड द स्किन. अगर वो स्किन को इन्फेक्ट कर रहे हैं वायरस तो वो कहलाएंगे डर्मोट्रोपिक. नेक्स्ट है न्यूरोट्रोपिक. न्यूरोट्रोपिक मीन्स इफ दे इन्फेक्टेड नर्व टिश्यू. अगर वो होस्ट के एनिमल के नर्व टिश्यू को इन्फेक्ट कर रहे हैं तो वो कहलाएंगे न्यूरोट्रोपिक. फिर है विस्रोट्रोपिक. विस्रोट्रोपिक मीन्स इफ दे इन्फेक्टेड organs ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट. अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्टेड है वायरस की वजह से तो उसको हम कहते हैं विस्रोट्रोपिक. और अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो वो वायरस जो इन्फेक्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो उन्हें हम कहेंगे न्यूमोट्रोपिक. वो जो वायरस होंगे वो न्यूमोट्रोपिक होंगे क्योंकि वो इन्फेक्ट कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम को. ठीक है, इंशाल्लाह फिर न्यूक्लिक एसिड क्लासिफिकेशन जो है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे या नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि अब उसकी न्यूक्लिक एसिड क्लासिफिकेशन किस तरह होती है. तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में. अल्लाह हाफिज़.